हेलो फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आपका आत्मविश्वास बहुत ठीक होगा। यद्यपि चीजें बहुत सरल और सामान्य नहीं है, क्योंकि हम समझ सकते हैं जब देश के चारों तरफ कुछ दिक्कतें होती हैं तो हम सब उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज एक विशेष टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे और हमारा मेन मुद्दा अपने सब्जेक्ट से के साथ ही रहेगा द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इंडो पाक रिलेशंस की जियोपॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। थोड़ी लिटरेसी इस तरह की है, इसलिए बात करना आवश्यक है। पहली चीज, इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो उसके पीछे बहुत कुछ जो चीजें कही गई है, बड़ी बहस भी हुई है। कुछ चीजें जो ज्यादा सिग्निफिकेंट थी उनको भी बताना जरूरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रोडक्ट था डिकोलोनाइजेशन। अमेरिका इसलिए युद्ध में शामिल हुआ और अपनी कंडीशंस रख दी थी कि आफ्टर वॉर डिकोलोनाइजेशन कर देंगे ब्रिटिश एम्पायर। और चर्चिल नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान को आजादी मिले, लेकिन चर्चिल वन द वॉर बट लॉस्ट द इलेक्शन। युद्ध जीत गया था चर्चिल, लेकिन चुनाव हार गया था। आप इसके आगे की कहानी सुनेंगे। 47 में ये सच्चाई है कि देश का बंटवारा हुआ और बंटवारा जिस सिद्धांत के ऊपर किया गया, टू नेशन थ्योरी, टू तो क्या थ्री हो गए, बंगला जो वेस्ट बंगाल था, यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बने और इंडिया बना। और रिलीजन वाज मेजॉरिटी रिलीजन को काट रखा है। ये इमोशंस बहुत उस समय एक पागलपन के तरह से थे और इस सारी चीज में लगभग 10 लाख लोगों की लाइफ चली गई थी। 10 लाख, 10 लाख। और अब थोड़ा सा सहारा हम बोर्ड का और मैप का भी लेते जाएंगे बीच बीच में। इंडिया पाक, इनके रिलेशंस कभी भी मीठे नहीं रहे, हमेशा से खट्टे रहे, खट्टे। और कारण भी है, हमेशा हमने अच्छी लीगेसी नहीं बनाई। बहुत बार परिवारों का और भाइयों का जो बंटवारा होता है उसमें बड़ी इमोशनल चीजें हो जाती हैं, बड़ी इमोशनल चीजें हो जाती हैं। और ये चीजें यहां पर भी देख लेंगे। यहां मैं दो विशेष बात देखिए आप। अगर 1947 से पहले का इंडिया देखें तो एक चीज की बात किए बगैर आगे चला ही नहीं जा सकता, और वो है लगभग 576 और इससे भी ज्यादा होगी ये रियासत और रजवाड़े थे। और एनेक्सेशन की जो धारा बनाई गई उसमें साफ ये लिखा होता है या तो इंडिया में जाएं या पाकिस्तान में जाएं या इंडिपेंडेंट रहें, तीनों चीजें। तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जिनमें पॉपुलेशन हिंदू थी, ज्यादा मेजोरिटी,
और राजा मुस्लिम था, जैसे जूनागढ़ में था। हैदराबाद के साथ भी यही दिक्कत थी। कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी, हिंदू ब्राह्मण भी थे लेकिन मेजोरिटी। लेकिन किंग वाज राजा हरि सिंह, और राजा हरि सिंह इंडिपेंडेंस ही चाहते थे, अपना हिंदुस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते थे। जब कबालियों ने आक्रमण कर दिया उस समय, और वो घिर गए, और वहां पर भी बड़ी देर से उन्होंने हिंदुस्तान के साथ इस एनेक्सेशन के बात को मानना शुरू किया। अगर आप कश्मीर को देखें तो इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऊपर देखें, बिल्कुल जो सेंट्रल एशिया है उसका रास्ता कश्मीर से जाता है। एक तरफ चाइना, हमारा 1/3 जो कश्मीर है, 1/3 ये देखिए, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और अक्षय चिन्ह ये जो किनारा है ये चाइना ने कब्जा कर रखा है, और हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। अगर हमारे रोड के और रेलवे के रास्ते दोनों खुले रहते हैं तो हमारी जीडीपी बहुत बढ़ जाती है। हमको शिपमेंट के सहारा लेना पड़ता है, सारे के सारे ट्रेड के साथ। देखिए, अगर रशिया पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो खा चुका था, पाकिस्तान को भी खा जाता तो ये इंडियन ओशन तक पहुंच जाता, और इंडियन ओशन में अगर रशिया आ जाता तो हमारे आसपास एक बहुत ताकतवर देश हो जाता। ये नहीं है कि वो डिस्टर्ब नहीं करता, डिस्टर्बेंस वो भी करते। इस समय हमारे साथ दिक्कत क्या है, पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ठीक नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी कह सकते हो थोड़े बहुत, चाइना के साथ पाकिस्तान से भी ज्यादा गड़बड़ है। हालांकि ट्रेड पार्टनर हमारा चाइना यूएसए के बाद अब सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। बांग्लादेश के साथ भी अब ठीक नहीं है, बर्मा के साथ भी बहुत ठीक नहीं है। ये सारी चीजें ये हो गया कि हम हमारे आसपास के रिलेशंस हैं वहां पर हम कमजोर पड़ रहे हैं। एक बात और, गरीब देश हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? गरीब देशों की प्रायोरिटी होती है और होनी भी चाहिए क्या? गरीबी का उन्मूलन, अशिक्षा, हेल्थ केयर, लोगों का रोजगार, औद्योगिकरण। वार में बहुत पैसा लग जाता है, वार इज वेरी कॉस्टली। और हमने 48 में आजाद होते ही शुरू हो गया, 62 में चाइना के साथ, और उसके बाद 65 में पाकिस्तान के साथ, 71 में फिर बंगाल, जिसको आप बांग्लादेश कहते हो, यह अलग हुआ। आजकल वो भी गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद कारगिल हुआ, छोटे मोटे और भी चीज। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर हमेशा लाइव रहा है, और इस लाइव बॉर्डर का परिणाम ये हुआ कि हम बहुत ज़्यादा हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस में दबाव महसूस करते हैं। आप अपने संसाधनों को कब तक इन चीज़ों पर लगाते रहेंगे? बीच का समय जब हमको 90 के बाद से अब तक थोड़ा आराम का मिल गया तो हमने ग्रोथ में धमाका कर दिया। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, तीसरी बनने जा रहे हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बचाव ही कोई नहीं रह जाता, और बचाव जब नहीं रहता तो एक थ्रस्टेड वार, जिसको आप कहेंगे थोपा हुआ वार, वो भी। हालांकि इंटरप्रिटेशन बाद में आएंगी, बड़ी समीक्षाएं होंगी इस बात की, बहुत समीक्षाएं होंगी, और उन समीक्षाओं के साथ देखकर आप लोग महसूस करोगे बाद में कि ये वार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, करना चाहिए। एक तरफ चाइना है, चाइना का जो अगर आप मैप देखें तो चाइना की शेप है वो लगभग एक पाम जैसी है। पाम का मतलब हथेली जैसे,
और चाइना हमेशा ये कहता है हथेली के साथ उंगलियां जब मिल जाती हैं तब पूरा होता है। उंगलियों का मतलब सीधा है। अक्साई चीन को उसने लद्दाख को खा रखा है, एक नेपाल को चाहता है, तिब्बत को खा चुका 56 में। ये भी बड़ी एक दिक्कत उस समय जब सिक्किम को और हमारे अरुणाचल प्रदेश को थोड़े बहुत चाइना चारों तरफ ही अपना दबाव बनाए रखता है। और पाकिस्तान की हो सकता है इतनी हिम्मत ना हो, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो दिखाई देता है वो अमेरिका के बारे में ये कहा जा सकता है ये दुकानदार की तरह से है। इनके कोई परमानेंट रिलेशन नहीं होते हैं, लाभ और हानि का सवाल है। चाइना का CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हुआ है। चाइना उस समय इंडिया पे आया और इंडिया को CPEC के साथ जोड़ने की नेगोशिएशन करने की बातचीत हुई थी। देखो जियोपॉलिटिक्स में हमेशा ये बात रहती है, नो कंट्री इज परमानेंट फ्रेंड और फो। डिप्लोमेसी हमेशा चलनी चाहिए और इसका सिद्धांत ये है, दिल मिले ना मिले हाथ मिलते रहने चाहिए, हाथ मिलाते रहो। सो अल्टीमेटली जो बात आती है वो अल्टीमेटली नेगोशिएशन से, बातचीत से, डिप्लोमेसी से ही सोल्व होंगी इस समय, क्योंकि सेंटिमेंट बहुत ही ऊंचे होते हैं और हमको बहुत अनुशासन से रहना चाहिए और जो भी बोलें, जो भी कुछ कहें वो बहुत सोच समझ के ही बोलना चाहिए और वो देश हित में ही बोलना चाहिए। अच्छी बात हमेशा अमन ही होती है, वार भी ज़्यादा लंबे नहीं चलते। आज दुनिया में इतने खतरनाक वेपन आ गए हैं, इतने खतरनाक वेपन आ गए हैं कि अगर वो इस्तेमाल हो गए तो बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। इसलिए युद्ध में भी अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं और उनके साथ संबंधित जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, हम सब लोगों को सहयोग करना हमारा बनता है। ये पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था वो इंडस वैली ट्रिएटी के ऊपर बनाया था, आप देखना चाहें देख सकते हैं। वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। 1960 में वर्ल्ड बैंक के दबाव में, क्योंकि हिंदुस्तान के पास पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी उस समय, लगभग हम 45 करोड़ से 50 करोड़ तक हो गए थे और अनाज नहीं होता था। ग्रीन रेवोल्यूशन बाद में आई है और ग्रीन रेवोल्यूशन का, वाइट रेवोल्यूशन का उन लोगों को क्रेडिट भी देना चाहिए, बड़े देशभक्त थे जिन्होंने लोगों को पेट में रोटी डाल दी और कॉन्फिडेंस आया उसके बाद हमारे पास। हमको PL 480 से अनाज लेना पड़ता था और उसमें सब कुछ वर्ल्ड बैंक के ऊपर का मतलब यह है कि अमेरिका का दबाव। सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका जब जीत गया था तो उसने डीकोलोनाइज जैसे किया, इटली पे दबाव किया और अपनी कंपनियों के लिए खुला मार्केट खोल दिया। आप ये देखिए, एक ही छोटा सा उदाहरण दे, जिस ट्विटर को लगभग साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान में बिल्कुल बंद कर रखा था, उसी ट्विटर को अभी हमारा छोटा मोटा जो युद्ध चल पड़ा है एकदम खोल दिया। यानी दबाव क्या चीज़ होती है आप देखिए। ये अमेरिकन कंपनी या दूसरे देश, चाइना की कंपनी है, ये कोई भी चीज़ फ्री नहीं देंगे। यूक्रेन वार पे वो सारा का सारा अमेरिका उसके रिसोर्सेज के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है, तब वो मदद देने की वो कर रहा है। अपने पाँव के ऊपर खड़ा होकर युद्ध लड़ा जाता है और युद्ध के जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं उसमें बहुत महंगाई भी बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, क्योंकि सारे संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है, जान और माल का भी नुकसान होता है, उसको रिपेयर करना भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होती है। वो सारा का सारा करने के एक मनोबल की भी ज़रूरत होती है। तो हमको अपनी जो भी सरकार हैं इस समय अपने सब मतभेद भुलाकर
इकट्ठा रहना चाहिए। और सरकारों का दायित्व भी ये है, समझदारी से जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके तो कर देना चाहिए, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ अगर आप दुनिया के नक्शे के ऊपर देखेंगे तो 3-4 जगह इस समय बहुत ज़्यादा आक्रामक चीज़ें चल रही हैं। आप इजराइल का और फिलिस्तीन का आप देख सकते हैं, वहाँ पर किस तरह से गाजा पट्टी के ऊपर, और कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करता। फंस गया सो फंस गया। रशिया किस तरह से यूक्रेन में ताबड़तोड़ बर्बादी कर रही, और ऐसा ना हो कि हम तीसरा एपिसेंटर बन जाए। ये एक्सपेरिमेंट कहीं दूसरी जगह, और दूसरी जगह भी क्यों हो, हमें दुनिया में आदमी का आदमी से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। हम तो यही कहते हैं कि लिव एंड लेट लिव, जीवो और जीने दो। वो भी शांति से रहें, हम भी शांति से रहें। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा है कि अपना सारे संसाधन और मनोबल को ऊंचा रखें और कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे राष्ट्र हित को नुकसान पहुंचे। ये जो इंडो पाकिस्तान रिलेशंस हैं, इनको भी समय रहते सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, होंगी भी। और अल्टीमेटली क्या है, पाकिस्तान एक नेचुरल कंट्री नहीं है। पाकिस्तान की लोकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बेसिकली ये इंडियन ओशन, भारत जो हिंद महासागर है, इंडिया जहाँ जहाँ तक मानसून जाती है, ये सेंटिमेंटली, इमोशनली, लैंग्वेज से, ट्रेडिशन से एक ही कंट्री बनता है। ये टुकड़े टुकड़े हो गए। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, वो अपना प्रभुत्व डालने के लिए हमारे ऊपर दबाव हमेशा बनाए रखती हैं। और यहाँ पर एक और भी रहती है, द पॉलिटिक्स ऑफ वेपन। हथियार भी तो बेचने हैं। युद्ध होंगे तो हथियार बिकेंगे, अगर युद्ध ही नहीं होंगे तो हथियार कैसे बिकेंगे? युद्ध बंद तो हथियार भी बंद। हथियार इसलिए जानबूझकर भी, जैसे वियतनाम वॉर था तो बहुत सारी कंपनियों के इंटरेस्ट थे जो वेपन बनाते थे, वो जगह जगह छेड़ कर देते थे। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है वो युद्ध में लग जाता है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस समय ये है। फिर मैं वही बात बताता हूं आपको कि अगर हम कश्मीर का ये हिस्सा अगर क्लियर कर लेते हैं तो हमारा सेंट्रल एशिया के साथ रास्ता खुल जाता है। चाइना का जो कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमारे चाइना के साथ ट्रेड पार्टनर हैं। हमको आपस में कुछ भी हो, मतभेद हो, फिर भी व्यापारिक संबंध हमारे पड़ोसियों के साथ। पहले भी एक कहावत है, यू कैन चेंज द फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। इसलिए हमको एक ये दायित्व भी बन जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ जितना जल्दी हो सके ठीक ठाक रिलेशन बना लें तो अच्छी बात होगी। ये अच्छी बात होगी। वसुंधरा कुटुंबकम। ये पाकिस्तान में विशेष दिक्कत क्या है, पाकिस्तान में ज्यादा कंट्रोल आर्मी का है, और जब भी इंस्टेबिलिटी होती है आपस में, घर के अंदर जब दिक्कत होती है तो हमारे साथ ये छोटी मोटी टीच कहते हैं जिसको, ये करना शुरू कर देता है। दोनों न्यूक्लियर पावर है और हम कामना करते हैं कि जल्दी ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। और क्योंकि वर्ल्ड में इस समय बहुत बड़े मैच्योर लीडरशिप की जैसे अकाल सा पड़ गया है, ये चीजें होने से पहले ही रुक जानी चाहिए थी।
बातचीत के रास्ते रहने चाहिए थे। जो भी हो, इस समय समझने की बात यह है कि युद्ध शुरू हो गया है और इस युद्ध में आगे क्या होता है ये देखना। ये अंडर कंट्रोल्ड अगर छोटी मोटी झगड़ा होता है, क्वार्रल होती है, तो थोड़े दिनों में खत्म हो गया। लॉन्ग हो गया तो बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। आप अपना मनोबल ऊंचा रखें और संस्थाओं का सहयोग करें। युद्ध में हम सब इकट्ठे हैं। युद्ध में हम सबको अपने देश हित का ही ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद।